अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा के सीरीज का 12th लेक्चर है जिसमें हम लोग इंडो पाक हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। कब पब्लिश होता है जी? 2 अगस्त 1935 को। और इन्फोर्स कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। बहुत सारी रीजन थी ऐसी जिसकी वजह से जो है वो इसको 1935 में इन्फोर्स नहीं किया जा सका, लेकिन 2 साल के बाद ये इन्फोर्स हो गया। अब इसके फीचर्स क्या थे? एक तो ये फेडरल सिस्टम था, ठीक है जी, फेडरल सिस्टम था और ज्यादातर पावर जो है वो फेडरेशन के पास थी। दियारकी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि इससे पहले जो रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया और इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। तो ये था जी लुबे लुबाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। अब इस एक्ट के तहत इलेक्शंस करवाए गए। ये इलेक्शंस कब हुए? मार्च, ठीक है, 1937 में। फेब में स्टार्ट हुए। फेब मार्च में जो है वो, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था तो एक ही दिन में इलेक्शन नहीं होते थे, तो फेब टू मार्च 1937 जो है ये इलेक्शन का जो है वो मंथ है और इलेक्शन का साल था 1937। कांग्रेस जो है उसको बड़ी मेजोरिटी हासिल हुई बहुत सारे प्रोविंसेस में। कौन कौन से हैं जी? 5 बड़े जो प्रोविंसेस थे, यूपी था, सीपी था, बिहार था, उड़ीसा था और मद्रास था। और कांग्रेस जो है वो 1585 में से 701 सीटें जो है वो जीत गई। और कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो 5 प्रोविंसेस में कंप्लीट बन गई है। जो ऊपर वाले 5 हैं, 1 2 3 4 5, इनमें 5 में कंप्लीट। और 3 प्रोविंस ऐसे थे जिसमें इसकी कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बना ली है। पंजाब जो है उसके अंदर यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई, यानी यहाँ पे भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं जीत सकी। ये सर सिकंदर हयात जो है वो इसको लीड कर रहे थे। फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि यहाँ पे हुकूमत बनाई, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिंध में कोई सीट नहीं जीत सकी, एनडब्ल्यूएफयू में कोई सीट नहीं जीत सकी, पंजाब में सिर्फ 2 सीटें जीती हैं और कहीं पर भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुई, ठीक है। ये वो दौर था तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो क्या थी? एक लिबरल जमात थी। यहां तक हमने हरगिज ये बात नहीं कही थी कि हम लोग जो है वो ये जो मुल्क है ये किस पर्पस के लिए बना रहे हैं या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक जो है वो तहरीक अभी काफी हद तक लिबरल थी। उसके बाद देखें जी, कांग्रेस रिजाइंड 22 अक्टूबर 1939 को जो है वो कांग्रेस ने रिजाइन कर दी। मुसलमानों की जो है वो या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की खुशकिस्मती थी कि इन्होंने 2 साल के अंदर अंदर ही रिजाइन कर दिया 1939 में, ठीक है। 1937 में ये हुकूमतें बनी थी और 1939 में ये इन्होंने खुद ही इसको डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व क्यों किया या रिजाइन क्यों किया? उसकी रीजन ये थी कि उस जमाने में जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सब कॉन्टिनेंट को जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में ड्रैग कर लिया, ठीक है। और उन्होंने ऐलान कर दिया, यहाँ के लोगों से पूछे बगैर, यहाँ की हुकूमत से या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे पूछे बगैर ये ऐलान कर दिया कि बड़े सगीर है वो भी जो है वो इत्तेहादी होगा हमारा इस वर्ल्ड वॉर 2 में। तो मुस्लिम्स जो हैं वो इस बात से काफी खुश हुए क्योंकि उनकी जान छूट गई कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने इस दौरान में उनके ऊपर काफी ज्यादा मजालिम ढाए थे। डे ऑफ डिलीवरेंस उन्होंने मनाया, इसको यौम निजात कहा जाता है, यौम निजात। 22 दिसंबर 1939 को। इसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो क्या था और कब मनाया गया। अच्छा, ये जो कांग्रेस राज था 2 साल का, 1937 से लेकर 1939 तक, उसमें क्या हुआ कि इन्होंने वंदे मातरम को राइज कर दिया। ये बीसी चैटर्जी जो थे, इन्होंने संस्कृत में इसको लिखा था। 1882 में बंगाली में ये पब्लिश हुआ और इनका नॉवल था आनंद मत के नाम से, इसके अंदर ये पब्लिश था। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। वारदा स्कीम जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। और ये एजुकेशन रिफॉर्म्स थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स मूवमेंट थी। और इसके अलावा जो है विद्या मंदिर स्कीम जो है, मंदिर में स्कूल, जैसे मस्जिद मकतब स्कूल था वैसे मंदिर मकतब ये प्रोग्राम था। जैसे आपने मस्जिद मकतब प्रोग्राम देखा होगा कि मस्जिद के अंदर जो है वो टीचर्स अपॉइंट किए गए थे और वहां पे मस्जिद के बच्चों को दीनी तालीम दी जाती थी। दीनी तालीम के साथ साथ दीनी प्लस दुनियावी तालीम, ठीक है, ये दोनों दी जाती थी। तो ये पर्पस था। तो विद्या मंदिर स्कीम जो है उसका भी जो है वो कुछ तकरीबन वही था। मंदिर में जो है वो विद्या कहते हैं तालीम को, विद्या मंदिर स्कीम मतलब मंदिर में तालीम। सीपी और बिहार के अंदर जो है वो इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसको इंप्लीमेंट किया गया था। लेकिन जी 1939 में जब कांग्रेस का रूल खत्म हुआ तो सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई। इसमें क्या किया गया जी? हाईलाइट किया गया कांग्रेस के इल्स को, जो कि यूपी, सीपी, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, जहां जहां इनकी हुकूमत थी वहां वहां पे इन्होंने जो मजालिम किया उनकी डिटेल थी। प्रिपेयर्ड बाय 8 मेंबर्स, 8 लोग थे जिसमें मुस्लिम लीग की एक कमेटी थी। और इसको चेयर कौन कर रहा था? राजा सैयद महमूद मेहदी, जिसको राजा साहब ऑफ महमूदाबाद भी कहा जाता है, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। और ये पब्लिश कब होती है जी? नवंबर 1938 में। इसके बाद हम बात करते हैं शरीफ रिपोर्ट अबाउट द इल्स ऑफ कांग्रेस इन बिहार। ये जो सर एस एम शरीफ थे, ये बिहार से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, ठीक है, बिहार से इनका ताल्लुक था। और ये बैरिस्टर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। और ये जो
लाहौर रेजोल्यूशन जिस कमेटी ने बनाई थी, जिस कमेटी ने इसको ड्राफ्ट किया था, ये उसके मेंबर भी थे। ये भी सवाल पूछा जा चुका है। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि लाहौर रेजोल्यूशन का डे आ गया, 27वां इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ठीक है, ये एनुअल सेशन क्या था जी? एनुअल सालाना इजलास था। कहाँ पे? लाहौर में। 22 से 23 मार्च को इसने होना था। ठीक है, 2 दिन थे। प्रिजाइडेड बाय जिना। जिना ने इस सेशन को प्रिजाइड किया। ही स्टेड एट ममदोट हाउस। और रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय मौलवी फजलुल हक जो है, ए के फजलुल हक जिनको कहा जाता है, शेर बंगाल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट की, ये तहरीक जो है, ये करारदाद जो है ये जमा करवाई और इसको प्रेजेंट किया। इसके टोटल 400 वर्ड से 4 पैराग्राफ थे इसमें। इसको सपोर्ट किसने किया? एनडब्ल्यूएफपी से सरदार औरंगजेब ने, सिंध से अब्दुल्ला हारून ने, पंजाब से जफर अली खान ने, बलूचिस्तान से काजी ईसा, ये जो काजी फाइज ईसा के फादर थे, और उसके बाद खलीकुज़्ज़मान जो थे ये यूपी से थे। तो इन सारे लीडर्स, ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि एक प्रोविंस, पूरे पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जो है वो इसको सपोर्ट भी किया। अच्छा, इसका नाम शुरू में जो था वो करारदाद लाहौर था। ठीक है, लेकिन जो हिंदू मीडिया था उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि मुसलमानों ने भी इसको करारदाद पाकिस्तान ही इसका नाम जो है वो रख लिया। और करारदाद पाकिस्तान में क्या था? उसका यही था कि जी एक अलहदा मुल्क जो है वो मुसलमानों के लिए होना चाहिए। लुब्बे लुभाब ये था। अगस्त ऑफर क्या है? 1940, 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक व्हाइट पेपर इशू किया जाता है। एक काइंड ऑफ ऑफर थी ये। ठीक है, और इसमें क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, वो कहते हैं कि हम बनाएंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सही है, जिसके अंदर यहाँ के सारे लोकल लोग होंगे। ठीक है, यहाँ पे बरसगीर के जो लोकल लोग हैं उनको हम नुमाइंदगी देंगे, यानी यहाँ के लोगों की एक हुकूमत बन जाएगी और वो अपनी मर्जी से अपने फैसले करेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से कानून साजी करेंगे अपने लिए। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह आसान नहीं था, बल्कि वो क्या करेंगे? मुस्लिम लीग। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है वो हमारा साथ देना पड़ेगा आपको। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगी, हम आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। तो मुस्लिम लीग ने जो है वो इसके बारे में सोचा एंड दे डिसाइडेड कि ये अच्छी ऑफर है। ठीक है, हो सकता है कि वाकई ये अपना वादा पूरा कर लें। लेकिन जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है अब्दुल कलाम आजाद, उस जमाने में उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, पहले आप हमें आजाद करें, फिर हम आपके साथ जो है वो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो ये वाला वादा, आजादी वाला वादा जो है वो पहले पूरा करें, हम गुलामी की हैसियत में आपके साथ जंग नहीं लड़ेंगे। तो वायसराय जो है उसने ये कहा कि मैं इस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर रहा और ना ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको उस वक्त तक ओपन छोड़ देते हैं, सारे के सारे लोग हैं, जो सारी सियासी जमातें हैं, वो इस पे एग्री नहीं कर जाती। ठीक है, इस पे जब तक सब एग्रीमेंट नहीं हो जाता, उस वक्त जो है वो हम इसको क्या करेंगे? ना इसको विड्रॉ करेंगे, ना इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उस वक्त तक ये हमारी ऑफर जो है ये बरकरार रहेगी। तो दिस इज अगस्त ऑफर 1940। उसके बाद आ जाती है जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 13 अक्टूबर 1940 को जो है ये चलाई गई, स्टार्ट की गई। गांधी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि जो फ्यूल्स ऑफ एक्शन है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह से जो है, इंडिविजुअल सत्याग्रह से मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल स्ट्रगल है उससे निकल के जो है वो अब मास डिसोबीडियंस यानी कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ इसको लेके जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी एफर्ट कर लिया, लेकिन मुझे इस तरह से इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो इसमें मासेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बाकी लोगों को, आवाम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि इस तहरीक का जो असर है, जो इसका जोर है, उसको बढ़ाया जा सके। तो सिविल डिसोबीडियंस को सिविल नाफरमानी कहा जाता है। सिविल नाफरमानी, सिविल नाफरमानी होती क्या है? इसके अंदर जो है वो लोग टैक्स देने से इनकार कर देते हैं, बिल्स देने से इनकार कर देते हैं, और गवर्नमेंट के जितने भी जो है वो अहकामात होते हैं उनको मानने से इनकार कर देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। अप्रैल 1941 ओपन फॉर ऑल कांग्रेसमैन और मैनी गॉट अरेस्टेड। अप्रैल 1941 के अंदर जो है वो इसको तमाम कांग्रेस के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया कि बाकी लोग भी जो है वो इसको आके ज्वाइन करें, और बहुत सारे लोग जो है वो अरेस्ट कर लिए गए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है जी? क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, दिल्ली आया 22 मार्च 1942 को। सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें शामिल थे। पर्पस क्या था? टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर 2। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला था ब्रिटिशर्स के लिए वो वर्ल्ड वॉर 2 था। वो इनके ये दर्द सर बना हुआ था, और उनको ये डर ये भी था कि इधर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, तो अगर हमने यहाँ के बरसगीर के लोगों को इंगेज ना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक और रिवॉल्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को इसलिए भी इंगेज रखना चाह रहे थे कि ये लोग जो है वो हमारे साथ रहे, ना कि ये लोग जो है वो हमारे दुश्मनों के साथ जाके मिल जाए और यहाँ पर जो है वो रिवॉल्ट शुरू हो जाए। एक तरफ से जो है वो इनको मार पड़ रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि 1857 की तरह जो है वो यहाँ पर भी बगावत या म्यूटनी स्टार्ट हो जाए, और इधर से जो है वो हमें बरसगीर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इस दफा क्या हुआ कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन दोनों ने इस दफा इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमें आजाद करें, फिर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मिशन वाज हेडेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स जो है इसको फॉलो, इसको
सॉरी लीड कर रहा था, तो इसलिए इसका नाम जो है वो क्रिप्स मिशन है। और ये स्टैफर्ड क्रिप्स था कौन? ये ब्रिटिश की जो लेबर पार्टी था उसका एक पॉलिटिशियन था, ठीक है, और एक बैरिस्टर भी था और एक डिप्लोमेट भी था। डिप्लोमेट मतलब इन्होंने इसने कहीं पे एज ए सफीर के तौर पे जो है वो काम किया हुआ था। इसके बाद आती है जी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, लॉन्च्ड एट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस ने जो है वो इसको लॉन्च किया 1942 में, ठीक है। महात्मा गांधी जो है वो इसका ऐलान करने वाले थे 8 अगस्त 1942 को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। अब इन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू जो है वो एक ऐसा मौका है कि इसके अंदर मैक्सिमम प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन सारी तहरीकों ने बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड भी किया, और उसके बाद जो है वो अगर ब्रिटिशर जो है यहाँ से किसी जंग के बगैर, किसी बगावत के बगैर यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, तो उसमें इस सारी पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा रोल था। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जो है वो ये हमारे साथ ये यहाँ पे एहतजाज करेंगे, बगावत करें और आखिरकार हमें इनको छोड़ना पड़े, तो इससे बेहतर यह है कि हम इनको आज़ादी दे दें। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आज़ादी और खुद मुख्तारी की तरफ जो है वो अपनी जंग लड़ रहे थे और अपनी पेशकदमी है वो जारी थी। इसके बाद देखें जी डिमांड क्या थी इनकी, एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल जो है वो यहाँ से खत्म कर दिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या कहती थी? ये डिमांड किसकी थी? ये थी कांग्रेस की, ये वाली, कि इंडिया से ब्रिटिश रूल खत्म करें और चले जाएं, ठीक है, क्विट इंडिया। ये किसने कहा था? कांग्रेस। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या कहता था? वो कहता था डिवाइड एंड क्विट। कहते नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना, सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, इसको डिवाइड भी करें। और इस वक्त बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो कि ये कहते थे कि डिवाइड भी ऐसे दो मुल्कों में नहीं, दो में नहीं, बल्कि तीन मुल्कों में डिवाइड करें हमें, ठीक है। एक कंट्री कौन सा होना चाहिए? इंडिया। दूसरा कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान। और तीसरा कौन सा होना चाहिए? बांग्लादेश। आपको पता है कि उस जमाने में भी जो है वो बांग्लादेश की जो है वो आवाजें चल रही थी, यानी एक ऐसे कंट्री की कि जो कि बंगालियों का अलहदा नाम, तो खैर उसका शायद उस टाइम ना लिया गया हो, लेकिन बंगालियों के लिए अलहदा मुल्क की बात करने वाले लोग जो हैं वो उस वक्त भी मौजूद थे। अगस्त 1942 में कांग्रेस जो है उसको बैन कर दिया गया, उसके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है जी। और क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो कोई इतना अच्छा खातर ख्वाह नहीं निकला, ठीक है। लेकिन जी दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट में हम जो है वो CR फार्मूला को डिस्कस करेंगे। CR फार्मूला क्या था, उसका पर्पस क्या था, और उसने मुसलमानों का ये जो फार्मूला है वो मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो है जो डेडलॉक था उसको खत्म करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। हमें अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।